आप सबको मेरा नमस्ते। अभी ये सेशन में मैं आपको दो ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। एक तो है कि न्यूट्रिएंट काउंट, मतलब जो आप जब भी वो मैक्रो खाते हैं, ठीक है, या तो जो खाना है जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कैल्शियम, आयरन, जो बहुत कम मात्रा में हमको चाहिए। दूसरा एक ट्यूटोरियल जो है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब हम लोग को वी नो अबाउट 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है। तो ये सेशन में हम लोग ये भी बताने वाले हैं कि उसका महत्व क्या है, कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है, प्रोटीन का महत्व क्या है और वसा का महत्व क्या है, कौन से खाने से हम लोग को ये सारा मिलेगा। तो वो ट्यूटोरियल है, उसमें हम लोग दिखाने वाले हैं कि अगर आपने एक रोटी खाई तो उसमें कितना प्रोटीन होगा, कितना कार्बोहाइड्रेट होगा, कितना आयरन होगा। जो आपकी जो डे टू डे जो खाना आप खाते हैं, इडली खाई, चलो कि डोसा खाया, कि चावल खाया, ठीक है। और वो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने ये भी दिखाया हुआ है कि आप वो जो खाना जो रोज़ का खा रहे हो उसमें और क्या आप ऐड कर सकते हो जिससे उसके जो पोषण तत्व है वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्यूटोरियल है आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। आपको सिर्फ चावल या रोटी नहीं खानी है, चावल और रोटी की मात्रा कम करके जो दूसरा खाना जो बताया हुआ है, जो प्रोटीन रिच खाना है, वो आपको ज़्यादा ऐड करना है, ठीक है। तो ये दोनों ट्यूटोरियल आप देखिए और सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। नमस्ते। मैक्रोन्यूट्रिएंट के परिचय पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोज जरूरी पोषक तत्व हैं। इनमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं। प्रोटीन से शुरू करते हुए इनमें से हर मैक्रोज के बारे में ज्यादा जानेंगे। प्रोटीन के बुनियादी निर्माण खंड अमाइनो एसिड हैं। जब हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने की जरूरत होती है तो यह अमाइनो एसिड को एक साथ जोड़ता है। ये पेप्टाइड्स बनाता है। पेप्टाइड्स आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स आपस में जुड़कर बहुत पेचीदा प्रोटीन बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि वे बाल या मांसपेशियों के ऊतक बना सकते हैं। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो इसकी उल्टी प्रक्रिया होती है। पाचन के समय हम जटिल प्रोटीन को तोड़ते हैं। ये छोटे पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड बनाता है। फिर जैसे कि पहले बताया गया है, हम इन अमाइनो एसिड का इस्तेमाल नए प्रोटीन बनाने के लिए कर सकते हैं। अब प्रोटीन के पाचन के बारे में समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के साथ पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। वे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स और एक एक अमाइनो एसिड में तोड़ना शुरू करते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड छोटी आंत में जाते हैं। आगे वहां पर अग्नाशय के एंजाइम इन पॉलीपेप्टाइड्स को तोड़ते हैं। अमाइनो एसिड और छोटे पेप्टाइड फिर आंत की दीवार को पार करते हैं। वे खून की धारा में दाखिल होकर कोशिकाओं में जाते हैं। वहां उनका इस्तेमाल नए प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। कुछ अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स जो खाने के द्वारा सेवन किए जाते हैं, उन्हें भी कलेजे तक पहुंचाया जाता है। वहां वे संसाधित होते हैं और शरीर की अन्य कोशिकाओं में बांटे जाते हैं। हम प्रोटीन को लगातार तोड़ते हैं और नए प्रोटीन बनाते हैं। हम प्रोटीन को जमा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें हर रोज अलग अलग खाने की चीजों से भरपूर प्रोटीन लेने की जरूरत होती है। प्रोटीन के कामों और हर रोज की जरूरतों पर एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अब फैट की बात करते हैं। फैट का बुनियादी निर्माण खंड फैटी एसिड हैं। फैट कार्बन और हाइड्रोजन से
बना होता है जो लंबी श्रृंखलाओं में एक साथ जुड़े होते हैं। इन लंबी श्रृंखलाओं को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फैट की संरचना ये प्रभावित करेगी कि यह हमारे शरीर में किस तरह से रहता है। सैचुरेशन का स्तर फैट की संरचना पर असर करता है। सैचुरेशन एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से बंधे हाइड्रोजन की मात्रा को संदर्भित करता है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन जुड़ा होता है, फैट उतना ही ज्यादा सैचुरेट हुआ होता है। सैचुरेटेड फैट नारियल, दूध, दूध उत्पादों, मांस वगैरह में पाए जाते हैं। इस तरह के फैट में हाइड्रोजन श्रृंखला पर मिलने वाले सभी जगहों को भर देते हैं। हालांकि यदि हाइड्रोजन केवल कुछ जगह पर भरा हो तो फैट अनसैचुरेटेड है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट वे हैं जिनमें केवल एक अनसैचुरेटेड कार्बन होता है। मूंगफली में 50% से अधिक फैट मोनो अनसैचुरेटेड है। जैतून में लगभग 60 से 80% फैट मोनो अनसैचुरेटेड होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट वे हैं जिनमें कई अनसैचुरेटेड कार्बन जोड़े होते हैं। ये मछली, अखरोट, अलसी के बीज, सूरजमुखी के बीज आदि में पाए जाते हैं। फैट को पचाने के लिए शरीर फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। इस तरह का तोड़ा जाना मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है। छोटी और मध्यम श्रृंखला फैटी एसिड सीधे खून में छोड़े जाते हैं। लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड काइलोमाइक्रोन नामक कणों में दोबारा बंद हो जाते हैं। काइलोमाइक्रोन पहले लिम्फेटिक प्रणाली में जाते हैं और फिर खून की धारा में। वे ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या जमा करने के लिए शरीर में फैट में बदल जाते हैं। आहार संबंधी ज्यादातर फैट स्रोत सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट का संयोजन है। ये सही है क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए हमें मिली जुली फैट का सेवन करना चाहिए। यह संतुलन अलग अलग तरह के संपूर्ण कम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने से स्वाभाविक रूप से आता है। इसमें दाने और बीज, डेयरी, अंडे, फैट से भरपूर मछली, मांस, नारियल आदि शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ खाद्य पदार्थ सैचुरेटेड फैट से भरपूर हैं। उनमें से कुछ में कोलेस्ट्रॉल भी है। ये कोई बुरी चीज नहीं है। हमें जीने के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। आहार में अलग अलग तरह के फैट शामिल होने चाहिए। इसमें भरपूर सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैट शामिल हैं। कुछ फैट ऐसे हैं जिन्हें आहार में से कम करना चाहिए या हटाना चाहिए। प्रसंस्कृत खानों में मौजूद ट्रांस फैट कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है। बहुत ज्यादा ओमेगा 6 और बहुत कम ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला खाना नुकसानदायक होता है। आदर्श अनुपात 1:1 है। तलने के लिए पॉली अनसैचुरेटेड फैट का दोबारा इस्तेमाल करने से कई बीमारियां हो सकती हैं। फैट के बारे में ज्यादा जानकारी इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अंत में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का बुनियादी निर्माण खंड मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की संरचना में एक चक्र होता है। डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज और लैक्टोज में 2 मोनोसैकेराइड एक साथ जुड़े होते हैं। पॉलीसैकेराइड में कई मोनोसैकेराइड एक साथ जुड़े होते हैं। इन्हें जटिल कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। उदाहरण ग्लाइकोजन, स्टार्च और कई प्रकार के घुलने वाले और ना घुलने वाले फाइबर हैं। ये फलियां, अनाज, कंगनी, रागी, सब्जियों आदि में पाए जाते हैं। हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट बनाते रहते हैं और तोड़ते हैं। साधारण स्टार्च और शुगर पाचन के समय मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए सुक्रोज सोखे जाने के लिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे सेल्यूलोज
मानव शरीर में नहीं तोड़े जा सकते। साधारण शुगर को शरीर में एक साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोज हमारे कलेजे और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बाकी के यौगिक पदार्थ भी बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को पचाने की प्रक्रिया उसी समय से शुरू हो जाती है जब हम उसे अपने मुंह में डालते हैं। हमारी लार में एमाइलेज नाम के एंजाइम होते हैं। वे जटिल कार्बोहाइड्रेट को छोटी कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाओं में तोड़ना शुरू करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट पेट से होते हुए छोटी आंत में जाते हैं। अग्नाशय से एमाइलेज स्रावित होता है। वे छोटी कार्बोहाइड्रेट श्रृंखलाओं को डाइसैकेराइड्स में तोड़ते हैं। ये डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड में टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। फिर वे आंतों की कोशिकाओं से होते हुए रक्तवाहिकाओं में जाते हैं। फिर सामान्य संचार से पहले उन्हें कलेजे में ले जाया जाता है। ऊर्जा वितरण और ग्लाइकोजन जमा करने के लिए कलेजे को जो चाहिए वो ले लेता है। फिर बाकी को वह ग्लूकोज के रूप में खून में भेजता है। कोशिकाएं इंसुलिन की मदद से खून में से ग्लूकोज लेती हैं। कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मांसपेशियों का सिकुड़ना भी कोशिकाओं में ग्लूकोज लाता है, वह भी बिना इंसुलिन के। इसीलिए व्यायाम के बाद ग्लूकोज का सेवन आमतौर पर बेहतर होता है। यही कारण है कि चयापचय रूप से व्यायाम हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है। शरीर हमेशा खून में ग्लूकोज के स्तर को सही बनाए रखने की कोशिश करता है। खून में शुगर का स्तर बहुत कम हो जाता है तो शरीर को ग्लूकोज की नई आपूर्ति की जरूरत होगी। हम जो खाना खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज बनाया जा सकता है। इसे कलेजे में जमे हुए ग्लाइकोजन को तोड़कर भी बनाया जा सकता है। यह खून में ग्लूकोज के स्तर को स्थिर करेगा और ऊर्जा एकदम से प्रदान करेगा। खून में शुगर का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कलेजा और मांसपेशियां जितना शुगर ले सकते हैं उतना ले लेंगे। कभी कभी कलेजे और मांसपेशियों में जमा होने के बावजूद भी खून में शुगर का स्तर बहुत ज्यादा होता है। फिर शरीर में मौजूद जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज फैट में बदल जाता है। गुणवत्ता के मामले में सभी कार्बोहाइड्रेट एक समान नहीं बनाए गए हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थों से मिले जटिल कार्बोहाइड्रेट हमें लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। वे स्वाभाविक रूप से संपूर्ण खाद्य पदार्थों में मिलने वाली बाकी की चीजों से जुड़े होते हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्व, फाइटोन्यूट्रिएंट, फाइबर, पानी, प्रोटीन और फैट होते हैं। इसीलिए संपूर्ण खाद्य पदार्थ शरीर में धीरे धीरे ऊर्जा और ग्लूकोज छोड़ते हैं। ये हमारे खून में शुगर और इंसुलिन के स्तर को स्थिर रखते हैं। संपूर्ण खाद्य पदार्थों में मौजूद फाइबर आंत के अच्छे जीवाणुओं का पोषण करता है। यह कोलेस्ट्रॉल के सोखने को भी कम करता है और मल को निकालने में भी मदद करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण खाद्य पदार्थों में से खाना सबसे अच्छा होता है। बिस्कुट और चिप्स जैसे साधारण बहुत ज्यादा प्रसंस्कृत कार्बोहाइड्रेट जल्दी हजम हो जाते हैं, तो भी उनसे हमें संतुष्टि नहीं मिलती। वे पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होते। उनमें ज्यादा मात्रा में सोडियम और औद्योगिक रसायन होते हैं। उनमें ट्रांस फैट और संरक्षक भी होते हैं। वे हमारी भूख को बढ़ाते हैं और हमें ज्यादा खाने की लालसा देते हैं। वे हमारे खून में शुगर और इंसुलिन के स्तर में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। इसका मतलब है हम चिप्स का एक पूरा पैकेट खत्म कर सकते हैं, फिर भी अधिक खाने की लालसा कर सकते हैं और आधे घंटे के बाद हमें दोबारा भूख लगती है। जंक फूड के बारे में ज्यादा जानकारी एक अन्य ट्यूटोरियल में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।
रोज के खाने में पोषक तत्वों की मात्रा पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे पोषण का महत्व, रोज के खाने में पोषक तत्वों की मात्रा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषण जरूरी है। शैशवावस्था से ही जरूरी पोषण महत्वपूर्ण होता है वृद्धि और विकास के लिए। यह कुपोषण को रोकने में भी मदद करता है। पोषण की कमी से दिमागी और शारीरिक विकास रुक सकता है। इससे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कम हो सकती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने पर छोटी और पुरानी बीमारियां बढ़ सकती है। शिशु को स्तनपान कराकर पोषण संबंधी दिक्कतों से बचा जा सकता है। याद रखें कि शिशु को उनके जन्म के पहले घंटे में ही स्तनपान कराना चाहिए। सही तकनीक से पहले 6 महीनों तक सिर्फ स्तनपान करना जरूरी है। 6 महीनों के बाद मां के दूध के साथ पोषक तत्वों से भरपूर खाना खिलाना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर खाने को पूरक आहार कहते हैं। पूरक आहार सभी पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। प्रोटीन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। यह वृद्धि और विकास में मदद करता है। इसलिए रोज के खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजों को खाने की सलाह दी जाती है। दूध और दूध से बनी चीजें, फलियां, दाने और बीज प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अंडे, मछली, चिकन और मांस भी बहुत अच्छे स्रोत है। शरीर शाकाहारी खानों के मुकाबले मांसाहारी खानों में से ज्यादा प्रोटीन सोखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मांसाहारी खानों में पूर्ण प्रोटीन होता है। पूर्ण प्रोटीन में सभी जरूरी अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन के महत्व के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। इस ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। आइए कुछ खाद्य स्रोतों की प्रोटीन की मात्रा पर नजर डालें। 100 ग्राम मछली में लगभग 21 ग्राम प्रोटीन होता है। 250 मिलीलीटर गाय के दूध में लगभग 8 ग्राम प्रोटीन होता है। एक पूरे अंडे में लगभग 7 ग्राम होता है। 30 ग्राम सोयाबीन में 11 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि 30 ग्राम सभी कच्ची दालों में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। आइए कुछ रोज के खाने में पोषक तत्वों की मात्रा देखें। कृपया ध्यान दें, इस ट्यूटोरियल में बताया गया एक मध्यम आकार कटोरा 150 मिलीलीटर का है। एक बड़ा चम्मच 20 ग्राम है। बताए गए पोषक मूल्य अनुमानित मूल्य है। अब मैं आपको पके हुए चावल के पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगी। आधी मध्यम कटोरी पके हुए चावल में 22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें केवल 2 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें 1 ग्राम फाइबर होता है। 2 मिलीग्राम कैल्शियम है, पर आयरन बिल्कुल नहीं है। आइए अब एक सामान्य खाने के पोषण मूल्य को देखें। उदाहरण के लिए आधी मध्यम आकार की कटोरी पके चावल के साथ चिकन करी। आधी कटोरी चिकन करी में 100 ग्राम बिना हड्डी का चिकन या उसके 4 छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। एक अन्य उदाहरण दही चावल की आधी मध्यम आकार की कटोरी है। आधी मध्यम आकार कटोरी दही चावल में 100 ग्राम दही होगा। पके हुए चावल को आधी कटोरी चिकन के साथ लेने पर प्रोटीन 10 गुना तक बढ़ जाता है। यह आयरन को 0 से 1 मिलीग्राम तक बढ़ा देता है। 100 ग्राम दही के साथ लेने पर प्रोटीन 3 ग्राम बढ़ जाता है और कैल्शियम 100 गुना बढ़ जाता है।
इसी तरह आधी कटोरी राजमा के साथ पके हुए चावल में 4 गुना अधिक प्रोटीन होता है। आधी कटोरी राजमा में 30 ग्राम राजमा होता है। फाइबर बढ़कर 7 ग्राम हो जाएगा और 2 मिलीग्राम तक आयरन भी बढ़ेगा। आधी कटोरी मछली के साथ खाने पर प्रोटीन 2 से 24 ग्राम तक बढ़ जाता है। आधी कटोरी मछली में 100 ग्राम मछली या 2 छोटे टुकड़े होंगे। यह कैल्शियम को 2 से 45 मिलीग्राम तक बढ़ा देता है। इसी तरह आधी कटोरी झींगा प्रोटीन 2 से बढ़कर 16 ग्राम कर देती है। आधी कटोरी झींगा करी में 50 ग्राम या 3 से 4 झींगे के टुकड़े होंगे। कैल्शियम 2 मिलीग्राम से बढ़कर 47 मिलीग्राम हो जाता है। आधी कटोरी दाल पके हुए चावल के साथ प्रोटीन को 6 गुना तक बढ़ा देती है। आधी कटोरी दाल में 30 ग्राम दाल होगी। फाइबर 11 ग्राम तक बढ़ जाता है और आयरन 2 मिलीग्राम तक बढ़ता है। अब मैं आपको गेहूं से बनी एक चपाती का पौष्टिक मूल्य बताऊंगी। 6 इंच चपाती में लगभग 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें लगभग 3 ग्राम फाइबर, 9 मिलीग्राम कैल्शियम और 1 मिलीग्राम आयरन होता है। इसे 2 अंडों की भुर्जी के साथ खाने से प्रोटीन 16 ग्राम तक बढ़ जाता है। आयरन बढ़कर 3 मिलीग्राम और कैल्शियम 69 मिलीग्राम हो जाता है। आधी कटोरी काले चने के साथ चपाती खाने से प्रोटीन 3 ग्राम बढ़कर 9 ग्राम हो जाता है। आधी कटोरी काले चने की सब्जी में 30 ग्राम चने होंगे। फाइबर बढ़कर 11 ग्राम और आयरन 5 मिलीग्राम तक बढ़ जाता है। आइए अब तिल और अलसी की चटनी के साथ चपाती के पोषक गुणों के बारे में जानते हैं। एक बड़ा चम्मच तिल और अलसी की चटनी प्रोटीन को बढ़ाकर 7 ग्राम कर देती है। यह फाइबर को 8 ग्राम तक बढ़ा देती है। कैल्शियम 100 गुना बढ़ जाता है। चपाती के साथ आधी कटोरी बकरे की कलेजी खाने से आयरन की मात्रा 6 गुना बढ़ जाती है। आधी कटोरी कलेजी की करी में 60 से 70 ग्राम बकरे की कलेजी होगी। प्रोटीन 20 गुना तक बढ़ जाता है। अब हम इडली के पोषक तत्वों की मात्रा देखेंगे। 3 इंच की 3 इडलियों में 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इनमें 2 ग्राम फाइबर, 7 मिलीग्राम कैल्शियम और 0.5 मिलीग्राम आयरन होता है। आइए देखें कि कैसे सांबर और तिल मूंगफली की चटनी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाती है। आधी कटोरी गाढ़े सांबर में 30 ग्राम अरहर की दाल होगी। आधी मध्यम कटोरी गाढ़े सांबर के साथ इडली से प्रोटीन 2 गुना हो जाता है। यह कैल्शियम को 30 गुना बढ़ा देता है। एक बड़े चम्मच तिल मूंगफली की चटनी प्रोटीन को बढ़ाकर 7 ग्राम कर देती है। यह कैल्शियम को 44 मिलीग्राम तक बढ़ाता है। इसके बाद हम डोसा के पोषक तत्वों की मात्रा देखेंगे। 6 इंच के एक डोसे में लगभग 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें 2 ग्राम फाइबर, 9 मिलीग्राम कैल्शियम और 0.6 मिलीग्राम आयरन होता है। डोसा बनाते हुए एक अंडा डालने से प्रोटीन 4.5 गुना बढ़ जाता है। यह आयरन को 1 मिलीग्राम तक बढ़ाता है। आधी कटोरी चिकन करी के साथ डोसा खाने से
प्रोटीन बढ़कर 21 ग्राम हो जाता है। आधी कटोरी चिकन करी में 100 ग्राम बिना हड्डी का चिकन या उसके 4 छोटे टुकड़े होंगे। 1 चम्मच तिल मूंगफली की चटनी प्रोटीन को बढ़ाकर 7 ग्राम कर देती है। यह कैल्शियम को भी 9 से 108 मिलीग्राम बढ़ा देता है। अब हम उपमा के पोषक तत्वों की मात्रा जानेंगे। आधी कटोरी उपमा में लगभग 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 4 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें 3 ग्राम फाइबर, 12 मिलीग्राम कैल्शियम और 1 मिलीग्राम आयरन होता है। एक बड़े चम्मच नारियल और दही की चटनी के साथ खाने से फाइबर 6 ग्राम तक बढ़ जाता है। प्रोटीन बढ़कर 7 ग्राम हो जाता है। कैल्शियम 42 मिलीग्राम तक बढ़ जाता है। उपमा के साथ एक बड़ा चम्मच तिल मूंगफली की चटनी प्रोटीन को 7 ग्राम तक बढ़ा देती है। यह फाइबर को 5 ग्राम तक बढ़ाता है। कैल्शियम 90 गुना बढ़ जाता है। 1 गिलास लस्सी में 1 चुटकी नमक मिलाने से प्रोटीन 7 ग्राम बढ़ जाता है। 1 गिलास लस्सी में 50 ग्राम दही होता है। कैल्शियम बढ़कर 131 मिलीग्राम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं ज्वार की रोटी के पोषक तत्वों की मात्रा जानने के लिए। 6 इंच की ज्वार की रोटी में 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 ग्राम प्रोटीन होता है। इसमें 3 ग्राम फाइबर, 8 मिलीग्राम कैल्शियम और 1 मिलीग्राम आयरन होता है। आइए जानते हैं तिल और अलसी की चटनी के साथ ज्वार की रोटी के पौष्टिक गुण। 1 बड़ा चम्मच तिल और अलसी की चटनी कैल्शियम को बढ़ाकर 123 मिलीग्राम कर देती है। फाइबर 6 ग्राम तक बढ़ जाता है। ज्वार की रोटी के साथ आधी कटोरी चिकन करी प्रोटीन को 21 ग्राम तक बढ़ाती है। इनमें से ज्यादातर खाने बनाने का तरीका अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। खाने में 2 या 3 खाद्य समूहों को मिलाने की सलाह दी जाती है। पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए खाने में बीज, दाने और फलियों को मिलाएं। उदाहरण के लिए छोले की सब्जी में बीजों और नारियल का पेस्ट मिलाना। इडली के आटे में भुने हुए बीजों का पाउडर मिलाना अन्य उदाहरण है। मांसाहारी खाने को पकाने से पहले उस पर दही या नींबू लगाने की भी सलाह दी जाती है। यह मांस को स्वादिष्ट और कोमल बनाता है। अपने खाने के साथ लस्सी या छाछ को शामिल करने का भी सुझाव दिया जाता है। यह आपके खाने में प्रोबायोटिक्स को बढ़ाएगा, प्रोटीन और कैल्शियम को भी। यह पाचन में भी मदद करेगा। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेल्ला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।